ओके जनाब, तो अब तक हम लोग हाफ़ चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। जो रिमेनिंग हाफ़ है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आगे वाला चैप्टर काफ़ी ईजी है, क्योंकि हम जो मेजर मैकेनिज़म्स जो डिफरेंट मुश्किल मुश्किल चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर हम कर चुके हैं। तो आगे वाली चीज़ें काफ़ी हद तक आपको ईजी लगने वाली हैं। खैर, आई एम नॉट गारंटिंग। खैर, तो ओके स्टार्ट लेते हैं कि कंसनट्रेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द रीनल टिब्यूल्स। तो डेफिनेटली एज वी कोर्स थ्रू द रीनल टिब्यूल्स, ठीक है, जब हम उसके कोर्स कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली डिफरेंट सब्सटेंसेस कुछ ज़्यादा सक्रीट हो रही हैं, कुछ ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो रही हैं। तो अलॉन्ग द कोर्स ऑफ रीनल टिब्यूल्स उनकी अमाउंट ज़्यादा या कम होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी सब्सटेंस ज़्यादा सक्रीट हो रही है तो एट द एंड ऑफ रीनल टिब्यूल उसकी अमाउंट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू दैट विच वॉज फिल्टर्ड बाय द ग्लोमेरुलाई, ठीक है। और अगर कोई सब्सटेंस रीअब्जॉर्ब हो रही है तो बाय द एंड ऑफ रीनल टिब्यूल उसकी अमाउंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू दैट विच वॉज फिल्टर्ड देयर। तो बस यही बात है कि इस ग्राफ में भी ये बताया गया है कि जो इनोलिन होता है, इनोलिन एक ऐसा कंपाउंड है, ऐसा पॉलीसेकेराइड है जो कि ना रीअब्जॉर्ब होता है ना ही ये सिक्रीट होता है। और यही वजह है कि हम इसको GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिटरमिन करने के लिए भी यूटिलाइज़ करते हैं, क्योंकि ये वो सब्सटेंस है जो कि ना रीअब्जॉर्ब होगी ना ही ये सिक्रीट होगी इन द बॉडी। खैर, इसके अलावा हम लोग क्रिएटिनिन को भी यूज़ करते हैं इसी पर्पज़ के लिए, क्योंकि क्रिएटिनिन भी ऐसा सब्सटेंस है जो रीअब्जॉर्ब भी नहीं होता और सिक्रीट भी नहीं होता। सिक्रीशन उसकी थोड़ी सी होती है मगर हम उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। तो ये दोनों सब्सटेंसेस होते हैं जो कि रीअब्जॉर्ब या सिक्रीट नहीं हो रहे। और जो सब्सटेंसेस के ऊपर होंगी, मतलब कि उनका क्लियरेंस या बॉडी से जो उसकी अमाउंट है इन द जिसे कह सकते हैं कि एट द एंड ऑफ द टिब्यूल्स वो ज़्यादा हुई है ना, जिसमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, यूरिया है, क्रिएटिनिन है, PAH जो पैरामिनो हिप्पिक एसिड है, मतलब कि ये सिक्रीशन हुई, इनकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं हुई है। जबकि जो उसके नीचे सब्सटेंसेस हैं जो कि बाइकार्बोनेट है, डिफरेंट आयंस हैं, ग्लूकोज है, प्रोटीन है, वो देखो प्रोटीन और ग्लूकोज सबसे एंड पे, मतलब उनकी अमाउंट बाय द एंड व्हेन वी रीच द एंड ऑफ द टिब्यूल्स उनकी अमाउंट बहुत ही कम रहेगी, मतलब सारी सारी क्या होगी, रीअब्जॉर्ब होगी है। ओके, तो ये हमने देख लिया। अच्छा, भी बात की जाती है कि इनोलिन टिब्यूलर और प्लाज्मा कंसनट्रेशन रेशो। उसमें ये होता है कि हम इनोलिन की रेशो देखते हैं कि कितनी टिब्यूल्स में कितनी और प्लाज्मा में कितनी है। अगर उसकी रेशो टिब्यूल में ज़्यादा है दैन द प्लाज्मा, इट मीन्स दैट उसकी सारी की सारी फिल्ट्रेशन हो गई है। मतलब बेसिकली कुछ इस तरह से होता है कि वो एक जनरल बात की जाती है कि बाय द टाइम वी रीच द एंड ऑफ द प्रॉक्सिमल टिब्यूल, तो तकरीबन जो कि रेशो होती है ना इनोलिन की इन द टिब्यूल्स एंड द प्लाज्मा, वो होती है 3 का मतलब ये है कि जो इनोलिन हमारे पास आई थी ना, क्योंकि इनोलिन ने देखो उसने तो अब्जॉर्ब होना नहीं है, क्योंकि एज यू नो कि इनोलिन ना तो रीअब्जॉर्ब होती है ना ही सिक्रीट होती है। तो हम इनोलिन के रेफरेंस से बेसिकली वाटर की रीअब्जॉर्प्शन या वाटर की सिक्रीशन को स्टडी कर रहे होते हैं। तो अगर हम लोग ये देख रहे हैं कि जो टिब्यूलर प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ इनोलिन है वो बाय द एंड ऑफ प्रॉक्सिमल टिब्यूल उसकी रेशो 3 हो गई, मतलब कि वो 3 टाइम्स क्या हो गई, कंसनट्रेट हो गई, ज़्यादा हो गई इनटू द किंडरेड टिब्यूल्स। वो कैसे हो सकते हैं, वो तभी हो सकते हैं जब वाटर वहाँ से क्या हो जाए, रीअब्जॉर्ब हो जाए। इट मीन्स कि बाय द एंड वी रीच द एंड ऑफ द PCT, वहाँ पर लेवल पे आकर इनोलिन की कंसंट्रेशन 3 टाइम्स हो रही है एज़ कम्पेयर टू प्लाज्मा, विच मीन्स कि इनोलिन 3 टाइम्स कंसनट्रेट कैसे हो रही है कि 3 टाइम्स या 2/3 ऑफ द वाटर हैज़ बिन रीअब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द ट्यूब्यूल्स इनटू द ट्यूबुलर सेल्स, फ्रॉम द ट्यूबुलर ल्यूमेन इनटू द ट्यूबुलर सेल्स। तो और एट बाय द टाइम वी रीच द एंड ऑफ द ऑल द ट्यूब्यूल्स, हम जब कलेक्टिंग डक्ट के भी एंड पे पहुंच जाते हैं तब ये जो रेशो होती है ना ट्यूबुलर प्लाज्मा कंसंट्रेशन रेशो ऑफ द इनोलिन, ये हो जाती है 125। मतलब कि तकरीबन जिसे कह सकते हैं कि ओनली 1 पार्ट आउट ऑफ 125 है जो रह गया है वाटर के अंदर ल्यूमन, बाकी सारा क्या है, इनोलिन है। तो मतलब थोड़ा डिफरेंट सी बात है, थोड़ी मतलब मुश्किल सी बात है, पर समझने की कोशिश करो कि जो हमारा GFR होता है ना वो कितना होता है, 125 ml/minute होता है ना। अब उसमें से वाटर भी होगा, इनोलिन भी होगी, लेकिन बाय द टाइम वी रीच द एंड ऑफ द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स वहाँ पे जस्ट 125 क्वांटिटी जिस इनोलिन की रहेगी, मतलब बाकी सारा जो वाटर तो रीअब्जॉर्ब हो गया। तो इट इज़ अ क्लियर इंडिकेशन कि 99% ऑफ वाटर हैज़ बीन रीअब्जॉर्ब्ड until we reach the end of the collecting tubules, ठीक है। 3% हो गया था बाय द एंड ऑफ प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल और 99% हो गया है बाय द टाइम वी रीच द एंड ऑफ दी collecting tubules, ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं कि देखो हमने रीअब्जॉर्प्शन की बात की, सिक्रीशन की बात की, तो ये दोनों प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा हाईली सिलेक्टिव हैं। हम ऐसे किसी को रैंडमली रीअब्जॉर्ब या रैंडमली सिक्रीट नहीं कर सकते। तो इन प्रोसेस की हो रही होती है रेगुलेशन, ठीक है। और रेगुलेशन कैसे होती है, वो डिफरेंट मैकेनिज्म से होती है, हमने आगे स्टडी करनी है, डोंट वरी। तो फर्स्ट मैकेनिज्म है ग्लोमेरुलर ट्यूबुलर फीडबैक, हम ऑलरेडी थोड़ी देर पहले डिफरेंट लास्ट चैप्टर में भी देखकर आ चुके हैं, लेकिन खैर इसमें भी दोबारा देख लेते हैं। तो एज अ नेम इंडिकेट्स ग्लोमेरुलर ट्यूबुलर फिल्ट्रेशन नहीं फीडबैक ये कहता है कि जब भी अगर आपके लेवल एट द लेवल ऑफ ग्लोमेरुलस ज़्यादा हो जाए फिल्ट्रेशन, मतलब कि
GFR ज़्यादा हो जाए, रीनल प्लाज्मा फ्लो ज़्यादा है, GFR ज़्यादा है, आपकी ज़्यादा फिल्ट्रेशन हो रही है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंगली हमने रीअब्जॉर्प्शन को भी ज़्यादा करना होगा। अदरवाइज़ क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड हमारे बॉडी से निकल जाएगा, हमारी बॉडी में डिप्लीशन हो जाएगी प्लाज्मा की, ठीक है। एज वी सॉ के हाँ डेली आपका जो GFR होता है वो तकरीबन 180 लीटर्स होता है पर डे, जबकि जो आपकी प्लाज्मा कंसनट्रेशन है, प्लाज्मा का जो हमारा लेवल है बॉडी में वो जस्ट 3 लीटर है। तो ऐसे तो हमारा प्लाज्मा बहुत जल्दी डिप्लीट कर जाएगा ना अगर उसकी रीअब्जॉर्प्शन भी नहीं होगी। तो इन दिस वे बाय द ग्लोमेरुलर ट्यूबुलर फीडबैक, जैसे हमारे ग्लोमेरुलस में ज़्यादा से ज़्यादा फिल्ट्रेशन हो रही थी वैसे हमारा ट्यूब्यूल्स में, किडनी ट्यूब्यूल्स में उसी लेवल की रीअब्जॉर्प्शन भी हो रही होती है। और इसके पीछे क्या मैकेनिज्म इन्वॉल्व है वो देख लेते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल दी हुई है कि अगर आपका जो नॉर्मल से GFR ज़्यादा हो जाए, लाइक 125 से ज़्यादा होकर 150 हो जाए, तो जो आपका प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन होती है ना वो भी नॉर्मल कितनी हो रही होती है, 81 ml पर मिनट, 65% हो टोटल ना, मतलब PCT में हम बताया था ना कि जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होनी होती है वो तकरीबन 65% टोटल होते हैं, तो 65% टोटल बनते हैं तकरीबन 81 ml पर मिनट, तो वो 81 ml पर मिनट से ज़्यादा होकर 97.5 ml पर मिनट हो जाती है। तो इन दिस वे ये एक इंट्रिंसिक मैकेनिज्म है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। आप किडनी को काट कर अलग से छोड़ भी दोगे तब भी PCT में हमेशा रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज GFR। तो जब GFR ज़्यादा होगा तब तक ये किडनी का इंट्रिंसिक मैकेनिज्म है कि वो अपनी एक तरह का ऑटो रेगुलेशन समझ लो कि वो अपने PCT से रीअब्जॉर्प्शन को भी ज़्यादा कर देगी, ठीक है। सो अच्छा, फिर कहते हैं कि जस्ट PCT में नहीं हो रही एब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सेगमेंट्स में जाके वो है लुपोफेनले में भी ज़्यादा हो रही है, डिस्टल ट्यूबुलर में ज़्यादा होगी। तो बेसिकली इट जस्ट ट्राइज टू कंजर्व एज मच वाटर एज इट कैन। तो ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो कि रेगुलेट करता है यूरिन आउटपुट को, ताकि हमारा बॉडी से डिप्लीशन ना हो जाए प्लाज्मा की। अच्छा, नेक्स्ट बात की जाती है पेरिटिबुलर कैपिलरी एंड रीनल इंटरस्टिशियल फिजिकल फोर्सेस। अच्छा, मैंने ये बात की थी पहले कि जो हमारे प्लाज्मा ने या किसी भी सोल्यूट ने एब्जॉर्ब होना है ल्यूमन से इनटू द रीनल ट्यूबुलर सेल से जाना था रीनल इंटरस्टिशियम में जाना था उसने रीनल पेरिटिबुलर कैपिलरी में। मतलब कि ये एक सीक्वेंस ऑफ जिसे कह सकते हैं कि उसके पाथवेज हैं, कहाँ से ल्यूमन से जाना ट्यूबुलर सेल में, ट्यूबुलर सेल से जाना किडनी इंटरस्टिशियम में, और किडनी इंटरस्टिशियम से जाना उसने पेरिटिबुलर कैपिलरी में और बैक टू द ब्लड। ये उसकी डिसॉर्प्शन का पाथवे है। अच्छा, इस पाथवे में ना बेसिकली कुछ फिजिकल फोर्सेज होते हैं जो उसको अफेक्ट कर रहे हैं। तब लोग याद होगा कि मैंने बताया था कि जब भी उसने इंटरस्टिशियम में जाना होगा ना पेरिटिबुलर कैपिलरी में, वहाँ पे बेसिकली बल्क फ्लो होगा, और बल्क फ्लो को हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना बेसिकली फिजिकल फोर्सेज होते हैं जो एक्टिवेट हो रहे होते हैं। अगर आप लोगों को फिजिकल फोर्सेज का कॉन्सेप्ट याद हो जो हमने CVS में पढ़ा था कि 4 तरह की फिजिकल फोर्सेज होती हैं। पेरिटिबुलर कैपिलरी जो है उसके अंदर की हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, पेरिटिबुलर कैपिलरी के अंदर का कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके अलावा जो हमारा किडनी का इंटरस्टिशियम है वहाँ का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और जो किडनी का इंटरस्टिशियम है वहाँ का कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 फैक्टर्स हैं जो बेसिकली अफेक्ट कर रहे होते हैं नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ किसी भी सॉल्यूट को या हमारे वाटर को फ्रॉम द इंटरस्टिशियम इनटू द पेरिटिबुलर कैपिलरी। तो बेसिकली यही है जो फैक्टर जो रीअब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेंगे, और इन्हीं चारों फैक्टर्स को हमने अब बारी बारी स्टडी करना है। अच्छा, मैं पहले आप लोगों को इन चारों फैक्टर्स की वैल्यू बता देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप लोग इस फॉर्मूला को देख लो कि जो रीअब्जॉर्प्शन होगी ना अक्रॉस दी रीनल इंटरस्टिशियम इनटू द रीनल पेरिटिबुलर कैपिलरी, वो होगी इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कि जो रीअब्जॉर्प्शन है इज इक्वल टू द फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट इनटू द नेट एब्जॉर्प्टिव फोर्स। ये फॉर्मूला हम बेसिकली लास्ट चैप्टर में भी देख कर आए थे, उसमें भी हमने एक ऐसे कहा था कि जब भी ट्रांसपोर्ट होगी तो वैसे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होंगे। वहाँ पर नेट एब्जॉर्प्टिव फोर्स नहीं था, वहाँ पर नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर था, अगर आप लोगों को याद हो तो वो मैंने निकाला था, है ना, याद है ना, दोबारा देख लेना वीडियो, कोई बात नहीं। तो अच्छा, तो नेट फिल्ट्रेशन पहले हम नेट एब्जॉर्प्टिव फोर्स देखते हैं। वो कैसे है कि जो फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट होता है जो KF है, KF तो हमेशा कांस्टेंट होता है, वो डिपेंड करता है अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैपिलरी की कि आया उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है या नहीं, आया कि उसकी जो परमेबिलिटी है, उसकी जो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है वो ज़्यादा है या नहीं। वो बेसिकली आपकी डिपेंड करता है अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेरिटिबुलर कैपिलरी कि उसकी परमेबिलिटी कैसी है, उसका सरफेस एरिया कैसा है। तो KF को तब छोड़ दो तो एक तरह का कांस्टेंट था। हमने देखना है कि नेट एब्जॉर्प्टिव फोर्स कितनी है, ठीक है। नेट एब्जॉर्प्टिव फोर्स बेसिकली 4 फैक्टर से डिटरमिन करें। कौन कौन से 4 फैक्टर? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द capillary, colloid osmotic pressure in the capillary, hydrostatic pressure in the interstitium and colloid osmotic pressure in the interstitium। अच्छा, 2 फैक्टर्स हैं जो फेवर करेंगे रीअब्जॉर्प्शन को, 2 फैक्टर्स हैं जो एंटागनिस्ट करेंगे इसी रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस को। अच्छा, इसको फेवर कौन से करेंगे? देखो, फेवर करेगा इसको इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अगर ज़्यादा होगा तो रीअब्जॉर्प्शन इनटू द पेरिटिबुलर कैपिलरी ज़्यादा होगी, और अगर कम होगा तो डेफिनेटली कम होगी। और जो इसको दूसरा फैक्टर इसको फेवर कर रहा है वो है कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दी पेरिटिबुलर कैपिलरी। अगर उसको कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, मतलब वहाँ पे प्रोटीन ज़्यादा है, वो ज़्यादा वाटर को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। तो उस केस में क्या होगा,
उसके इसमें बेसिकली हमारा जो रीअब्जॉर्प्शन होगी वो ज़्यादा होगी। दो फैक्टर होते हैं जो इसको एंटागोनिस्ट कर होते हैं। एक है इसमें पेरिफेरल कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होगा पेरिफेरल कैपिलरी का जो फ्लूइड रीअब्जॉर्ब हुआ है वो वापस से बैक लीक कर जाएगा इनटू द किडनी इंटरस्टिशियम। और अगर वहाँ का और दूसरा फैक्टर जिसको एंटागोनिस्ट कर रहा होता है कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द रीनल इंटरस्टिशियम, जो कि अगर ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली वो अपने साथ फ्लूइड को खींच लेगा फ्रॉम द पेरिफेरल कैपिलरी इनटू द रीनल इंटरस्टिशियम। तो ये चार फैक्टर्स आप लोगों ने याद रखते हैं। अब हम इनकी फिजिकल वैल्यूज़ देख लेते हैं कि वैल्यूज़ कितनी होती हैं इनकी। अच्छा, तो पहले हम देखते हैं पेरिफेरल कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अच्छा, जो कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है ना इनटू द पेरिफेरल कैपिलरी, वहाँ का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है तकरीबन 13 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। और जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है इनसाइड द रीनल इंटरस्टिशियल फ्लूइड वो होता है तकरीबन 6 मिलीमीटर मर्करी। तो अगर हम लोग निकालें ना, सब्ट्रैक्शन करें तो तकरीबन हो जाती है 7 मिलीमीटर मर्करी, जो कि ज़्यादा है इनटू द पेरिटिब्यूलर कैपिलरी। अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अगर पेरिटिब्यूलर कैपिलरी में ज़्यादा है, इट मीन्स कि वहाँ से लीकेज होने के चांसेस ज़्यादा है इनटू द किडनी इंटरस्टिशियम। और बेसिकली मैं बैक लीकिंग की बात कर रही हूँ कि फ्लूइड बेसिकली रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा बल्कि इंटरस्टिशियम फ्लूइड में आ रहा है ऑफ द किडनीज। और अगर हम बात करें कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर की तो उसमें बहुत अच्छा हमें फेवर मिल जाती है, क्योंकि जो कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर है ना हमारे पेरिटिब्यूलर कैपिलरी का वो होता है तकरीबन 32 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। और जो होता है हमारे किडनी इंटरस्टिशियम का कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर होता है तकरीबन 15 मिलीमीटर मर्करी। अगर हम उनको सब्सट्रैक्ट करें तो तकरीबन वैल्यू आती है 17 मिलीमीटर मर्करी। तो ये देख लो आपके ये कितना हाई है, इन मतलब फेवरेबल है, क्योंकि हमें चाहिए था कि ज़्यादा कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर हो इनसाइड द किडनी पेरिटिब्यूलर कैपिलरी, ताकि वो ज़्यादातर फ्लूइड को अपने साथ अटैच करके अब्जॉर्ब करवा ले, है ना। तो पेरिफेरल कैपिलरी में कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर कितना हो गया तकरीबन 32 और इंटरस्टिशियम में कितना हो गया 15। तो सब्ट्रैक्शन की हमने और आगे हमारे पास 17 मिलीमीटर मर्करी नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। अच्छा, अब हम इस 17 में से वो जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ने पहले कैलकुलेट किया था जो कितना आया था तकरीबन आया था 7 मिलीमीटर मर्करी, जो कि बेसिकली कहाँ पे ज़्यादा था इन द कैपिलरीज में ज़्यादा था। तो 17 - 7 इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर मर्करी। तो बेसिकली जो नेट एब्जॉर्प्टिव फोर्स है दैट इज़ ऑलमोस्ट 10 मिलीमीटर मर्करी, जो कि फेवरेबल है, जो कि बेसिकली मतलब अलॉन्ग द टुवर्ड्स द पेरिटिब्यूलर कैपिलरी मूव करा रही है फ्लूइड को, क्योंकि उसकी जो कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ज़्यादा कहाँ पर है, इन ज़्यादा पेरिटिब्यूलर कैपिलरी है, तो वो अपने साथ एब्जॉर्ब करा लेता है, रीअब्जॉर्ब करा लेता है एक्चुअली फ्लूइड को या किसी भी सॉल्यूट को इनटू द पेरिटिब्यूलर कैपिलरी। तो दिस वाज द फिजिकल फोर्सेस एक्टिंग अक्रॉस द रीनल इंटरस्टिशियम एंड द पेरिटिब्यूलर कैपिलरी, जो आप लोगों ने स्टडी करना था और ये हो चुका है। अच्छा, फिर बात की जाती है कि इन्हीं जो हमने ये फिजिकल फोर्सेस की बात की है ना, इन्हीं फिजिकल फोर्सेस की हमने रेगुलेशन भी करवानी है। रेगुलेशन क्यों इंपॉर्टेंट, रेगुलेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही डिटरमिन करेगी कि रीअब्जॉर्प्शन होगी या नहीं होगी। अच्छा, अब बात की जाती है कि जो अब हम इन चारों चीज़ों को अलग अलग स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल जो आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है कैपिलरी का, वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है कि आपका बॉडी का ओवरऑल सिस्टमिक ब्लड प्रेशर कितना है, क्योंकि जितना आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर उतना ही उसी के रेफरेंस से कुछ आपका कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी होगा। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ है तो आपका जो कैपिलरी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा भी ज़्यादा हो जाएगा। इनकेस क्या उसके सिम में क्या होना चाहिए, उसके सिम फिर आपकी बैक लीकिंग होगी पेरिटिब्यूलर कैपिलरी से इनटू द रीनल इंटरस्टिशियम, है ना, फिर रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। अच्छा, सेकंड फैक्टर होता है कि एफरेंट और डिफरेंट आर्ट्रियोल के लेवल पे कितनी रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर एफरेंट आर्ट्रियोल के लेवल पर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब कि फिर ब्लड आ ही नहीं रहा पेरिटिब्यूलर कैपिलरी में, है ना, तो फिर उस केस में भी हम उसको स्टडी करते हैं। और फिर हम एफरेंट आर्ट्रियोल के लेवल पर रेजिस्टेंस देखते हैं कि वहाँ पर क्या सीन है। तो बेसिकली ये तीन चीज़ें होती हैं जो कि बेसिकली हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को डिटरमिन कर रही होती हैं कि वो वहाँ पर कैसा होगा। एक हो गया आर्ट्रियल प्रेशर, सेकंड हो गया वहाँ की एफरेंट रेफरेंट आर्ट्रियोल की रेजिस्टेंस, लेकिन वो इतना अफेक्ट नहीं करती हैं। अगर आपकी एफरेंट आर्ट्रियोल की रेजिस्टेंस होती है वो ज़्यादा अफेक्ट करती है, क्योंकि उस केस में पेरिटिब्यूलर कैपिलरी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा फॉल कर जाता है। मतलब ग्लोमेरुलस का तो खैर ज़्यादा ही होता है प्रेशर, क्योंकि वहाँ पे मतलब पूलिंग अप ब्लड हो रही होती है, लेकिन जो पेरिटिब्यूलर कैपिलरी वहाँ पे ब्लड पहुँच नहीं पा रहा, तो इसलिए वहाँ का काफ़ी फॉल कर जाता है। तो ये दो चीज़ें जो हमने देखनी है यहाँ पर। अच्छा, और जो दूसरी चीज़ थी वो था हमारा कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द कैपिलरीज, वो कब ज़्यादा कब कम हो सकता है। तो इन केस अगर आपकी बॉडी की ओवरऑल प्रोटीन ज़्यादा है हमारे ब्लड में, तो डेफिनेटली फिर हमारे पेरिटिब्यूलर कैपिलरी में भी ज़्यादा होंगी। और अगर पेरिटिब्यूलर कैपिलरी में प्रोटीन ज़्यादा है वो तो हमारे लिए अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को फेवर करती हैं, ठीक है। और सेकंड चीज़ ये हो सकती है कि अगर इन केस आपकी फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन है वो ज़्यादा होगी। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या होती है, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन ये होती है कि आपको जितना प्लाज्मा पहुँचा ना आपके ग्लोमेरुलस तक, जितना प्लाज्मा पहुंचा, जितना रीनल प्लाज्मा फ्लो होता है, उसमें से कितनी आपकी जो थी फिल्ट्रेशन होगी, कितना आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट था, उसमें से दोनों को आप एक दूसरे से डिवाइड कर लेना, मतलब कि GFR को ऊपर रखें और रीनल प्लाज्मा फ्लो को नीचे रखें, तो जो एक वैल्यू आती है हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, और ये नॉर्मली होती है 20%। मैं आपको लास्ट चैप्टर में बताया था कि जितना भी हमारे पास ब्लड आता है ना किडनी तक, वो सारा का सारा फिल्टर नहीं होता, उसमें जस्ट 20% होता है जो फिल्टर होता है। तो GFR इज़ ओनली 20% ऑफ रीनल प्लाज्मा फ्लो, बस ये बात याद रखनी है आपने, ठीक है। तो इन केस अगर आपकी फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन ज़्यादा होती है तो मतलब कि ज़्यादा आपका जो फ्लूइड है वो फिल्टर हो रहा है, मतलब जो रिमेनिंग प्रोटीन्स हैं वो ज़्यादा हो रही है ना, क्योंकि ज़्यादा आपका फ्लूइड या सॉल्यूट्स फिल्टर आउट हो जाएंगे, तो जो रिमेनिंग
बाइंडिंग प्रोटीन है वो तो नहीं ना फिल्टर आउट हो सकती है, वो फिर उनकी कंसंट्रेशन द पेरिटिबुलर कैपिलरीज ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर कोलोरेक्टल ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है ड्यू टू प्रोटीन, तो यू नो कि अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। तो ये कुछ रेगुलेशन है, ये कुछ इफेक्ट्स हैं डिफरेंट चेंजिंग डिफरेंट फिजिकल फोर्सेज अक्रॉस द पेरिटिबुलर कैपिलरीज एंड द रीनल इंटरस्टिशियम, जो कि एट द एंड अफेक्ट करेंगे किसको, रीअब्जॉर्प्शन को। अच्छा, अगर हम लोग अब बात करें रीनल इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को, रीनल इंटरस्टिशियल कोलोरेक्टल ऑस्मोटिक प्रेशर की, तो वो कैसे अफेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हमने चारों चीज़ों की देखती हैं रेगुलेशन, चारों चीज़ें ही कहीं किसी न किसी तरह अफेक्ट कर रहे हैं रीअब्जॉर्प्शन को। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कब ज़्यादा हो सकता है रीनल इंटरस्टिशियम का, या जो रीनल इंटरस्टिशियम की फिजिकल फोर्सेज हैं वो बेसिकली डिपेंडेंट है अपॉन द फिजिकल फोर्सेज ऑफ द पेरिटिबुलर कैपिलरीज, क्योंकि इन केस अगर आपकी पेरिटिबुलर कैपिलरीज का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम हुआ तो सारा का सारा जो फ्लूइड होगा वो इंटरस्टिशियम से कहाँ चला जाएगा, अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द पेरिटिबुलर कैपिलरीज। तो फिर बेसिकली हमारे जो इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा वो फॉल कर जाएगा। और इनके साथ अगर आपकी पेरिटिबुलर कैपिलरीज का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा हुआ है तो बेसिकली फिर यहाँ पे ना वो फिर वहाँ से फ्लूइड यहाँ पर आ जाएगा, आपका जो इंटरस्टिशियल का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ना वो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इन केस बेसिकली अगर हम मतलब समराइज़ करें तो बेसिकली जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ना और कोलोरेक्टल ऑस्मोटिक प्रेशर है वो मोर और लेस डिपेंडेंट अपॉन द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द पेरिटिबुलर कैपिलरीज, क्योंकि वही इसको डिटरमिन करे होंगे। और फिर एट द एंड डेफिनेटली इसने मतलब वही बात है कि अगर आपका वहाँ का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होगा कैपिलरी का, तो इधर सारा फ्लूइड यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ का भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, फिर डेफिनेटली रीअब्जॉर्प्शन में मसला होगा आपको। तो ये मतलब उससे भी डिपेंडेंट है चीज़ें सारी। तो ये तो हो गई आसान सी चीज़ें। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो वो फोर्सेज जो पेरिटिबुलर कैपिलरी से रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा करती हैं वो फिर रीनल ट्यूब्यूल से भी रीअब्जॉर्प्शन को ज़्यादा करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली जब पेरिटिबुलर कैपिलरी से रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रही होगी ना तो रीनल इंटरस्टिशियम ख़त्म मतलब खाली हो रहा होगा, तो अब इंटरस्टिशियम में जगह कि वो आपके ट्यूबुलर सेल्स से भी रीअब्जॉर्प्शन करवा सकता है। तो इन से बेसिकली यार ये एक पाथवे है, अगर आगे से आगे चीज़ें अच्छे से मूव करती रहेंगी तो पीछे जो चीज़ें हैं वो पुल अप नहीं होंगी, वो भी आगे से आगे मूव करती रहेंगी। अच्छा जी, तो ये हम देख चुके हैं सारा कुछ। ये जो फिगर्स होते हैं ना अब तुम लोग खुद ही देख लेना, क्योंकि मैं फिगर्स वगैरह एक्सप्लेन करने पे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये वही चीज़ें हैं जो पहले बता चुकी हैं आप लोगों को, अगर नेट अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी मतलब वही हैं फैक्टर्स जो कि कुछ हैं जो उसको प्रमोट कर रहे हैं, कुछ हैं जो उसको इनहिबिट कर रहे हैं। जो पीसी है कैपिलरी प्रेशर, जो ये पाई और सी है ये बेसिकली कोलोरेक्टल ऑस्मोटिक प्रेशर है कैपिलरी का। तो मतलब ये आसान सी चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, फिर बात की जाती है प्रेशर डायूरेसिस एंड प्रेशर नाट्रोयूरेसिस। अब ये क्या होता है, कहा जाता है कि अगर बॉडी में सिस्टमिक प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो उसी के रिस्पांस में हमारा जो यूरिन प्रोडक्शन होती है वो भी ज़्यादा हो जाती है, जो कि एक लेजिट रिस्पांस है। क्योंकि अगर हमारी बॉडी में किसी फॉर एनी रीज़न आर्टरियल प्रेशर ज़्यादा होता है, वो जो कि मोस्टली तभी होता है जब आपका ब्लड वॉल्यूम या एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो हमें बॉडी से रिमूव कराना है वाटर को। कब वो रिमूव होगा, जब हमारी बॉडी एक्सक्रीट भी करेगी नॉर्मल इक्वल अमाउंट्स में, ठीक है। तो इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर, इंक्रीज डायूरेसिस मतलब कि रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, या इंक्रीज नाट्रोयूरेसिस दैट इज रिमूवल ऑफ सोडियम आयंस फ्रॉम द बॉडी, इसे हम बोलते हैं प्रेशर डायूरेसिस या प्रेशर नाट्रोयूरेसिस। तो आप लोगों को ये समझ लग गया उसकी रीजंस मेन क्या होती हैं। बेसिकली इट्स यू कैन से इंट्रिंसिक रिस्पॉन्स है किडनीज का। अगर आप देखो जैसे हमने रीअब्जॉर्प्शन की बात की, अगर बहुत ज़्यादा फिल्टर हो रहा है तो बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्ब भी हो रहा होगा। तो इन द सेम वे अगर बहुत ज़्यादा प्लाज्मा फ्लो बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट कर गया, तो अब बेसिकली बॉडी कहती है कि यार बस हो गया, अब तो हमें इसको मतलब इनहिबिट करना है, अब ये नहीं हो सकता। तो उसके केस में ये होता है कि अगर मतलब 75 to 160 मिलीमीटर मर्क्यूरी रहे तो फिर तो हम लोग इतना इफेक्ट नहीं लाते, फिर तो हम रीअब्जॉर्प्शन करते रहते हैं। लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा हो जाए इट मीन्स कि कोई तो मसला है बीच में, तो उस केस में फिर ऑटो रेगुलेशन होने लग जाती है और हम लोग फिर मतलब जैसे जैसे GFR ज़्यादा होता है उसी रिस्पॉन्स में उसका आउटपुट भी ज़्यादा हो जाता है। और सेकंड रीज़न ये भी है यार कि जब भी आपकी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा ना तो आपका एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरोन उसकी सिक्रेशन बंद हो जाए। हम कहेंगे यार नहीं अब वो सिक्रेट ना हो, क्योंकि जो मेजर रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा था आप लोगों ने देखा वो आपका आप लोग देखा नहीं, अब आप लोग देखोगे आगे हैं हार्मोनल इफेक्ट्स। तो एंजियोटेंसिन ही मेजर रीअब्जॉर्प्शन करवाता होगा। हम लोग एंजियोटेंसिन रेनिन एल्डोस्टेरोन उनकी इनहिबिशन करते हैं जो कि हो जाती है इन केस अगर आपका ब्लड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाए बॉडी में। तो अगर ये इनहिबिट हो जाए रीअब्जॉर्प्शन बंद हो जाएगा, सारा का जितना भी आपका ब्लड वॉल्यूम है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम नहीं है प्लाज्मा में भी जस्ट यूरिन की आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा और आपका जो ब्लड वॉल्यूम होगा जो इससे वॉल्यूम होगा वो बैक टूवर्ड्स नॉर्मल आ जाएगा। अच्छा, अभी बात करते हैं हार्मोनल कंट्रोल की। तो एज ए टोल्ड यू कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमिन कर रहे होते हैं। अच्छा, मैंने पीछे शायद एक पॉइंट छोड़ दिया कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी जब भी होगी ना बॉडी में तब आपका यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, ठीक है। सिंपैथेटिक्स मैंने आपको बताया था कि सिंपैथेटिक्स हमेशा जीआरटी की भी मूवमेंट को भी बंद कर देते हैं और यूरिनरी सिस्टम की भी मूवमेंट को बंद कर देते हैं। तो हमें अब यूरिन प्रोडक्शन नहीं करनी है। तो जब भी सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा ना तो तब बेसिकली ना मैक्सिमम चीज़ों की रीअब्जॉर्प्शन हो रही होगी। मतलब बॉडी में हम चाहते हैं कि मैक्सिमम ब्लड रहे ताकि हम उसको यूटिलाइज़ कर सकें। तो रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म बहुत हाईली आपका एक्टिवेट हुआ होगा। आपके अल्फा एनर्जिक फाइबर्स जो हैं डिफरेंट ट्यूबुलर सेल्स पर वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हुए होंगे। तो बेसिकली जो एक नेट रिजल्ट होगा ना वो ये होगा कि बॉडी में ना सबसे ज़्यादा
जिसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन हो रही होगी और बॉडी में हम लोग रिटेन कर रहे होंगे सॉल्ट को, वाटर को, और उसकी यूरिन आउटपुट हमारा टोटली मतलब कि इन सीवियर केसेस तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, यूरिन आउटपुट होता ही नहीं है, यूरिन बन नहीं रहा, ठीक है। ये होगी आपकी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन का रिस्पॉन्स। फिर बात करें डिफरेंट हार्मोन्स को जो अफेक्ट करते हैं रीअब्जॉर्प्शन को बाय डिफरेंट एक्शंस। अच्छा, इसमें हम लोगों ने 5 हार्मोन्स देखने हैं, आप लोग ये देख सकते हो, नीचे नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है। इनमें ये नीचे, ठीक है। अच्छा, एल्डोस्टेरोन है, एंजियोटेंसिन 2 है, एंटी डायरेटिक हार्मोन है, एट्रियल नाइट्रेटिक पेप्टाइड है, और पैराथायरॉइड हार्मोन। अच्छा, इनके एक्शंस डिफरेंट जगहों पर हैं, एज आई टोल्ड यू कि हर हार्मोन डिफरेंट जगहों पर एक्ट कर रहा होगा, हार्मोन का एक्शन भी डिफरेंट होगा। इसमें जो एल्डोस्टेरोन है वो बेसिकली हेल्प आउट करता है NaCl की रीअब्जॉर्प्शन में। इसमें जो एंजियोटेंसिन 2 है वो बेसिकली NaCl के साथ साथ वाटर की रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है। इसमें जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है वो सिर्फ और सिर्फ वाटर की रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट कर रहा है। इसमें जो एट्रियल नाइट्रेटिक पेप्टाइड है वो बेसिकली दोनों का ही एंटागोनिस्ट है, वो बेसिकली NaCl को और वाटर को बॉडी से रिमूव करा रहा है। और जो हमारे पास है पैराथायरॉइड हार्मोन, ऐसे टोल्ड यू कि ये बेसिकली, आई डिडंट टेल यू, मैं अभी बता रही हूँ, सुन लो, ये बेसिकली बॉडी में कैल्शियम को रिटेन करता है और फॉस्फेट को रिमूव करता है। तो पैराथायरॉइड हार्मोन इज मेनली कंसर्न विद द रेगुलेटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन आवर सीरम। तो ये कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन के लिए और फॉस्फेट की एक्सक्रीशन के लिए, उसकी इनहिबिशन ऑफ रीअब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अब देखते हैं कहाँ कनेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, तुम लोगों ने इनको निमोनिक से तो खैर नहीं, लेकिन रिलेट करके याद करो तो जल्दी याद हो जाएगा और आसानी से याद हो जाएगा। इसमें जो एल्डोस्टेरोन है वो बेसिकली काम कर रहा होता है कोलेक्टिन ट्यूब्यूल पर और कोलेक्टिन डक्ट पे, इसका मेन एक्शन वहाँ पर होता है, ठीक है। ये तो आप अलग कर रहे हैं, तो अलग से एक अलग से चीज़ है। और जो एंजियोटेंसिन 2 है उसको आप रिलेट करो पैराथायरॉइड हार्मोन के साथ, PTH के साथ। तो एंजियोटेंसिन 2 और PTH ये वो हार्मोन्स है दोनों। अच्छा, एंजियोटेंसिन 2 के बारे में कहा जाता है इट इज़ अ मोस्ट पावरफुल रिटेनर ऑफ सोडियम, मतलब इससे ज़्यादा पावरफुल कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अगर इतना ही पावरफुल है तो इसको हर जगह पे ऐड करना चाहिए। तो बेसिकली जो एंजियोटेंसिन 2 है वो बेसिकली प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल पर भी एक्ट कर रहा है, वो लूप फैलने पर भी एक्ट कर रहा है, वो डिस्टल ट्यूब्यूल पर भी एक्ट कर रहा है, वो कोलेक्टिन ट्यूब्यूल पर भी एक्ट कर रहा है। तो ये 4 साइड्स ऑफ एक्शन है किसकी, एंजियोटेंसिन 2 की, अलॉन्ग विद PTH भी इन 4 जगहों पर एक्ट कर रहा है, ठीक है। जबकि जो बाकी 2 बचे कौन से, ANP एट्रियल नाइट्रेटिक पेप्टाइड और वोसोप्रेसिन, मतलब जिसको हम बोल सकते हैं क्या, ADH। इन दोनों के साइड ऑफ एक्शन कौन से, इनके साइड ऑफ एक्शन डिस्टल ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल, कोलेक्टिन डक्ट और कोलेक्टिन ट्यूब्यूल, ये 3 एक्शन है साइड ऑफ एक्शन, ठीक है। तो एल्डोस्टेरोन की कौन सी थी, कोलेक्टिन ट्यूब्यूल और कोलेक्टिन डक्ट, ठीक है। जो थे हमारे एंजियोटेंसिन 2 और PTH उसकी 4 साइड थी, प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल, लूप फैनले, कोलेक्टिन ट्यूब्यूल और कोलेक्टिन डक्ट सारी थी, ठीक है। और जो हमने ये 2 लास्ट स्टडी कौन सी, ADH और ANP, इनकी कौन सी साइड ऑफ एक्शन, डिस्टल ट्यूब्यूल, कोलेक्टिन ट्यूब्यूल और कोलेक्टिन डक्ट। तो आप इनको याद कर लो, उनके एक्शन में हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं, हम आगे देखेंगे, सो डोंट वरी। अच्छा, एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन देख लेते हैं। अच्छा, एल्डोस्टेरोन हमेशा तब एक्टिवेट होता है जब बॉडी में हम NaCl कम हो जाए और पोटेशियम आयन ज़्यादा हो जाए, या फिर तब भी एक्टिवेट हो जाता है जब एंजियोटेंसिन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ हो। तो ये 2 उसके स्टिमुलस हैं जो कि एक्टिवेट कराएंगे एल्डोस्टेरोन को। जो सिक्रेट कहाँ से होता है, तो कहा जाता है एक जोना ग्लोमेरुलोसा, कितना मुश्किल से नाम है यार, जोना ग्लोमेरुलोसा सेल्स होते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स में, तो वहाँ से रिलीज़ होता है, ठीक है। और वहाँ से रिलीज़ होकर ये एक्ट करता है, कहाँ पर एक्ट करता है, मैंने आपको पीछे साइड्स ऑफ एक्शन बता दिए हैं, जो कि थी मेनली कौन सी थी, कोलेक्टिन डक्ट थे और कोलेक्टिन ट्यूब्यूल से, वहाँ पर एक्ट करता है। वहाँ से इसने रीअब्जॉर्प्शन करवानी होती है सोडियम की, और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन ये 2 तरह से कराता है। तो सोडियम पोटेशियम ATPase पंप को एक्टिवेट कराता है, और जो सोडियम चैनल से डोमिनल मेम्ब्रेन पे उनको एक्टिवेट कराता है। तो ये 2 एक्शन करा कर ये सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा होता है। और फिर कुछ डिजीज़ के नाम बताएं कि रीसेंट डिजीज़ होती है जिसमें बेसिकली रीनल कॉर्टेक्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, नॉट रीनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसकी वजह से अमाउंट ऑफ एल्डोस्टेरोन बॉडी में बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से होगा क्या रिस्पॉन्स कि हमारी बॉडी में NaCl की रिटेंशन कम होगी और हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। और जो दूसरी डिजीज़ के कंट्रास्ट में वो कौन सिंड्रोम, जिसमें ट्यूमर हो जाता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से और बहुत ज़्यादा रिलीज़ होने लग जाता है एल्डोस्टेरोन की वजह से, क्या होगा, डेफिनेटली बॉडी में बहुत ज़्यादा NaCl मतलब रिटेन होगा और हाइपरनेट्रीमिया हो सकता है। अच्छा, भी बात की जाती है एंजियोटेंसिन की। एंजियोटेंसिन वी नो कि जब भी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कम होगा या ब्लड प्रेशर कम होगा या कुछ भी होगा, उसके रिस्पॉन्स में एंजियोटेंसिन सिक्रीट किया जाता है। और ये इसका साइड ऑफ एक्शन बहुत सारे हैं, एज आई टोल्ड यू बिफोर, मैं दोबारा नहीं बता रही हूँ। और ये काम कैसे करता है, ये 3 तरह से काम करता है। तो उसका काम ये है कि ये एल्डोस्टेरोन को एक्टिवेट कराएगा, मतलब एल्डोस्टेरोन को रिलीज़ कराएगा। कहाँ से रिलीज़ कराएगा, फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स। और एल्डोस्टेरोन का आप लोगों को एक्शन पता है कि उसने NaCl को रीअब्जॉर्ब करना है। सेकंड इसका साइड ऑफ एक्शन होती है इफ्रंट आर्ट्रियोल्स, क्योंकि एफ्रंट आर्ट्रियोल पे बेसिकली बहुत सारे वाइजोडाइलेटर ऑलरेडी एक्ट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर कोई काम नहीं करा सकता। इफ्रंट आर्ट्रियोल पे इसका काम ये होता है कि ये कंस्ट्रक्शन कराता है इफ्रंट आर्ट्रियोल्स की। उसका रिजल्ट ये होता है कि जो पेरिटिब्यूल कैपिलरी है वहाँ पर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो फॉल कर जाता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फॉल करेगा तो वहाँ से मैक्सिमम चीज़ों की मतलब बेसिकली वहाँ से फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द पेरिटिब्यूल कैपिलरी कम हो जाता है। अगर फ्लो कम होगा, उसका रेट कम होगा, तो मतलब मैक्सिमम टाइम के लिए वहाँ पे फ्लूइड रहेगा, तो उसकी रीअब्जॉर्प्शन
मैक्सिमम होंगे तो आप उसको फेवर करा रहे होते हो। अच्छा, थर्ड इफेक्ट इसका ये होता है कि एंजियोटेंसिन 2 डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है बहुत सारे किडनी के टिब्यूल्स को, मतलब लिपोफेनले को, प्रोक्सिमल को, डिस्टल से टोल्ड यू, और वहाँ से डायरेक्ट जैसे कहते हैं कि डायरेक्ट रीअब्जॉर्प्शन करा रहा होता है सोडियम की। और वो कैसे करा रहा होता है कि बेसिकली इन सब रीजन्स में वो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस को एक्टिवेट करा रहा होता है एट द बेसोलैटरल मेम्ब्रेन। सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर को एक्टिवेट करा होता है द ल्यूनल मेम्ब्रेन। सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर भी एक तरह का मतलब सोडियम आयंस को एब्जॉर्ब करा रहा है और हाइड्रोजन आयंस को सिक्रेट करा रहा है। और दूसरा होता है एक और सोडियम बाइकार्बोनेट को ट्रांसपोर्टर, मतलब एक होगा सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर और सोडियम बाइकार्बोनेट को ट्रांसपोर्टर, वो भी बेसिकली ल्यूमिनल मेम्ब्रेन पर ही होता है। उस पर भी मतलब बेसिकली ना यार ये सब जितने भी ट्यूब्यूल्स हैं वहाँ पे इन 3 मैकेनिज्म का एक्टिवेट करा जाता है। कौन कौन से? सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर और सोडियम बाइकार्बोनेट को ट्रांसपोर्टर। उसको एक्टिवेट करा के बेसिकली सोडियम की अमाउंट ही बॉडी में ज़्यादा करा रहा है, बाइकार्बोनेट की भी अमाउंट ज़्यादा करा रहा है और हाइड्रोजन को नेट उसको बॉडी से रिमूव करवा रहा है। ओह गॉड, तो आप लोग इसको देख सकते हो यहाँ पे जो फिगर बना हुआ है, यू कैन सी एंजियोटेंसिन 2 किस तरह से एक्ट कर रहा है ना। बाइकार्ब मतलब देख लो यार खुद, या मैं तुम लोग जो थ्योरी में एक्सप्लेन की ना वही मैं दोबारा तुम लोगों को डायग्राम में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। अब आगे मूव करते हैं, आगे देखते हैं हमने क्या पढ़ना है। फिर भी एडीएच का एक्शन बेसिकली मीडिएट होता है थ्रू जैसे कह सकते हैं सेकेंडरी मैसेंजर एक्टिवेशन होती है इसकी। एडीएच बाइंड करता है V2 रिसेप्टर्स, और V2 रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? डिस्टल ट्यूब्यूल पर होंगे, कोलेटन ट्यूब्यूल पर होंगे और कोलेटन डक्ट पर होंगे। वहाँ पर ये बाइंड करता है और वहाँ पर बेसिकली इंटरसेलुलर अमाउंट ऑफ साइक्लिक AMP को ज़्यादा कर देता है, जो कि एक्शन है अबाउट तकरीबन हर एक स्टीरॉयड हार्मोन का या किसी भी हार्मोन का। तो अगर उसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाती है साइक्लिक AMP की, तो साइक्लिक AMP ने एक्टिवेट कराना है प्रोटीन काइनेसिस को। काइनेसिस का काम बेसिकली ये होता है कि वो किसी भी प्रोटीन के लिए ट्रांसक्रिप्शन कराते हैं जीन की। तो हमने बेसिकली किस प्रोटीन के लिए जीन की ट्रांसक्रिप्शन करना हमने करानी है एक्वापोरिन 2 के लिए। एक्वापोरिन 2 बेसिकली एक ऐसी प्रोटीन है जो कि बाइंड करती है ल्यूमिनल मेम्ब्रेन ऑफ ट्यूबुलर सेल और वहाँ पर एक चैनल बना देती है। चैनल होता है कौन सा? एक्वापोरिन। उस चैनल का भी नाम हम रखते हैं एक्वापोरिन 2। और एक्वापोरिन 2 चैनल बेसिकली वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कराती है फ्रॉम द ल्यूमन इनटू द ट्यूबुलर सेल। तो इन दिस वी कैन डू इट। इसके अलावा एक्वापोरिन 2 के साथ एक्वापोरिन 3 और एक्वापोरिन 4 भी होते हैं, जो कि बेसिकली बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करा रही होती है। बिकॉज हमने वाटर जस्ट ट्यूबुलर सेल में तो नहीं रखता ना, हमने वहाँ से उसको इंटरस्टेशन में भी तो भेजना है, तो उसके लिए एक्वापोरिन 3 और मतलब रिस्पॉन्सिबल होती है। ये होगी बात। फिर बात की जाती है पीटीएच के एक्शन की। पीटीएच का एक्शन मेजरली कहाँ पर होता है? हर जगह पर होता है, प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल पर भी होता है, लेकिन जो बेसिक एक्शन होता है ऑन द कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट पर इसका एक्शन बेसिकली ये होता है कि इसने कैल्शियम आयंस को एब्जॉर्ब कराना होता है, और जो होते हैं ना फॉस्फेट आयंस, उनको इसने जैसे कह सकते हैं कि उनकी एब्जॉर्प्शन को रोकना होता है, उसको इनहिबिट कराना होता है। तो बेसिकली इसका मेजर एक्शन होता है कोलेटन ट्यूब्यूल्स पर, कोलेटन डक्ट पर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, और सेकंड चीज़ ये कि उसने प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल पर फॉस्फेट की रीअब्जॉर्प्शन रोकना होता है, और लूपोफेनले पर मैग्नीशियम की रीअब्जॉर्प्शन को भी रोकना होता है। ये 3 एक्शंस हो गए इसके पीटीएच के। और फिर अच्छा, सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन अब आई है। ओहो, मैंने मिस नहीं किया था। यस, सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन में क्या होता है मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुके हैं, तो इसको हम स्किप कर देते हैं फॉर नाउ। द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। हाय अल्लाह जी, मेरा गला थक गया। ओके, सो रीनल क्लियरेंस की बात की जाती है। अच्छा यार, यहाँ पे थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, ठीक है, फिर हम इसे कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो वी आर बैक, और हम रीनल क्लियरेंस का टॉपिक पढ़ रहे थे। अच्छा, रीनल क्लियरेंस का टॉपिक कुछ ऐसा टॉपिक है जो बिल्कुल ही अब डिफरेंट टॉपिक हो गया है। जो हम बातें अब तक करते आ रहे थे उससे थोड़ा अलग है ये। अब रीनल क्लियरेंस होती क्या है? अच्छा, क्लियरेंस किसी सब्सटेंस की हमें लगता है कि ये होती होगी कि हम उसको ब्लड से कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिमूव हो रही है उसको हम क्लियरेंस बोलेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है। हम बेसिकली क्लियरेंस इस चीज़ को बोलते हैं कि द अमाउंट ऑफ प्लाज्मा विच हैज़ बीन क्लियर्ड ऑफ सर्टन सब्सटेंस इज कॉल्ड एज क्लियरेंस। सिंपल, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी बॉडी में 5 लीटर मतलब 3 लीटर ऑफ प्लाज्मा है, अगर उसमें से तकरीबन मैं 0.5 लीटर को में से सोडियम आयंस को रिमूव कर देती हूँ, विच मीन्स कि अब हमारी बॉडी की क्लियरेंस कितनी होगी? 0.5 लीटर, क्योंकि 0.5 लीटर ऑफ प्लाज्मा हैज़ बीन क्लियर्ड ऑफ सोडियम आयंस, या 0.5 लीटर ऑफ प्लाज्मा हैज़ बीन क्लियर्ड ऑफ एनी वेस्ट प्रोडक्ट। तो इसे हम बोलते हैं क्लियरेंस। और क्लियरेंस में आपने कंफ्यूज नहीं होना कि क्लियरेंस में आपने ये नहीं बोलना कि हाँ भाई अगर 5 ग्राम सोडियम आयंस रिमूव हुए हैं तो इट मीन्स कि 5 ग्राम ही क्लियरेंस है। नहीं, अगर 5 ml ऑफ प्लाज्मा हमारा साफ़ हुआ है फ्रॉम सोडियम आयंस, लेट इट बी एनी अमाउंट ऑफ सोडियम आयंस, तो वो 5 ml जो साफ़ हुआ है उसमें हम बोलेंगे दिस इज़ द क्लियरेंस, ये हमारे पास क्लियरेंस ऑब्टेन हुई है, ठीक है। और क्लियरेंस को हम लोग बेसिकली रिलेट करते हैं टू GFR। GFR क्या होता है? द अमाउंट ऑफ फिल्टर्ड प्लाज्मा, है ना। प्लाज्मा कितना ज़्यादा आता है हमारे ग्लोमेरुलस के पास, लेकिन उसने उसमें से जस्ट 20% को ही आगे जिसे कहते हैं कि फ़िल्टर आउट किया। तो GFR बेसिकली हम रिलेट कर सकते हैं टू द
क्लियरेंस, क्योंकि जितना फ़िल्टर हो चुका है बेसिकली वो क्लियर भी हो जाएगा, है ना, वो साफ़ भी हो जाएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल वो जब वो किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर एंट्री ले चुका है ना, मतलब कि अब उसका काम ख़त्म हो गया, वो जस्ट क्लियर भी हो जाएगा। तो हम GFR को भी रीनल क्लियरेंस के साथ रिलेट करते हैं कि हम इक्वल करते हैं दोनों को, कि GFR इज़ इक्वल टू एक्चुअली रीनल क्लियरेंस। और किसी सब्सटेंस के क्लियरेंस के लिए हम कह सकते हैं कि शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं CS, मतलब कि CS मतलब C और छोटा s जिस नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये है ना। तो CS का मतलब है कि दिस इज़ द क्लियरेंस ऑफ दैट सब्सटेंस, है ना। तो ओके, अच्छा, अब GFR हम लोग कंसिडर करते थे कि प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इनटू द, मतलब हाँ, हम लोगों ने टर्म यूज़ की थी, मैंने शायद आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं की, ट्यूबुलर लोड की। ट्यूबुलर लोड ये होता है कि कितना अमाउंट ऑफ प्लाज्मा फिल्टर आउट होकर आ रहा है इनटू द ट्यूबुलर ल्यूमेन, उसे हम बोलते हैं ट्यूबुलर लोड। और ट्यूबुलर लोड इक्वल्स टू होता है कि ट्यूबुलर लोड हम किसी भी सोल्यूट को देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल सोडियम का ट्यूबुलर लोड कितना है, अगर प्लाज्मा कंसनट्रेशन सोडियम थी 140 मिलीग्राम पर लीटर, और जो हमारे पास था GFR वो था तकरीबन 125 ml पर मिनट, तो अगर हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ट्यूबुलर लोड ऑफ सोडियम इनटू द किडनी या फिर ट्यूबुलर ल्यूमन, ठीक है। तो जो ट्यूबुलर लोड होता है ना, बेसिकली उसी को हम लोग बोलते हैं, उसी को हम लोगों ने यहाँ पर किया हुआ कि मतलब जो CS इंटू PS है, CS का मतलब होता है क्लियरेंस ऑफ सब्सटेंस और PS का मतलब होता है प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू US का मतलब है यूरिन कंसंट्रेशन ऑफ दैट सब्सटेंस, लाइक वी आर स्टडीइंग द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, वी आर स्टडीइंग द यूरिन कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस। और यहाँ पे जो V है, दिस V इज एक्चुअली द वॉल्यूम ऑफ यूरिन फॉर्म्ड, ठीक है। अच्छा, हम बात करते हैं कि यार अगर हम लोग बात करें क्लियरेंस की, क्लियरेंस का तो मतलब ये होना चाहिए ना कि अगर जितना जो आपका GFR है उतना ही आपका फर्दर यूरिन आउटपुट भी हो, मतलब कोई उसमें रीअब्जॉर्प्शन भी ना हो, कोई उसमें सिक्रेशन भी ना हो, ये होना चाहिए प्रॉपर क्लियरेंस, है ना। तो उसमें हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि जितनी हमारे पास ट्यूबुलर लोड है, अब यहाँ पर हम ट्यूबुलर लोड को इक्वल्स टू करते हैं GFR, या हम उसको क्लियरेंस बोलें, इनटू प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस, ये होगा ट्यूबुलर लोड इज इक्वल टू द यूरिनरी कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस एंड द यूरिनरी वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली जो क्लियरेंस है वो रिलेट हो रही है यूरिन के वॉल्यूम के साथ, V के साथ, और जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ दैट सब्सटेंस है वो रिलेट हो रही है विद द यूरिनरी कंसंट्रेशन ऑफ दैट सब्सटेंस, और ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल होने चाहिए। अच्छा, अब हम इस स्टेटमेंट को यूज़ करके बेसिकली क्लियरेंस को या फिर GFR को भी डिटरमिन कर सकते हैं कि अगर आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो हम देख सकते हैं कि जितना भी यूरिन में कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, अगर हम उसको डिवाइड करते हैं विद द कंसंट्रेशन ऑफ दैट सब्सटेंस इन द प्लाज्मा, तो हम बस बेसिकली क्लियरेंस आ जाएगी, है ना, मतलब उतना प्लाज्मा क्लियर हो चुका है, यही बात हुई ना। तो ये तो GFR भी था, मतलब जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, तो उसमें हमने यही किया था ना, हमने बेसिकली GFR को डिवाइड कर देता विद द रीनल प्लाज्मा फ्लो, तो हम बस किस चीज़ की वैल्यू आ गई थी, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई। तो हम इन चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं आपस में, ताकि हमें चीज़ों की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। तो यहाँ पर बेसिकली आपने CS या क्लियरेंस को हमेशा इक्वल्स टू GFR रखना, जो हम नीचे देख भी सकते हैं, सी यहाँ पे उन्होंने GFR लिख दिया है, जबकि हमने ऊपर इसके लिए क्लियरेंस का वर्ड यूज़ किया था, नीचे हमने उसके लिए उसी टर्म के लिए GFR का वर्ड यूज़ कर लिया है। तो GFR इज इक्वल टू क्लियरेंस इज इक्वल टू द यूरिन कंसंट्रेशन ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइड बाय द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ दैट सब्सटेंस। तो इस तरह हमारे पास क्लियरेंस आ जाएगी। डेफिनेटली अगर हमारे पास यूरिन में उसके अमाउंट मैक्सिमम है, विच मीन्स कि हमने प्लाज्मा से उसको मैक्सिमली क्लियर कर लिया, तो क्लियरेंस फिर 100% होगी इन दिस केस, मतलब इसलिए एक तरह की रेशो ही है ये, एक तरह की फ्रैक्शन ही है ये। फिर बात करते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस हम यूज़ करके रीनल प्लाज्मा फ्लो या फिर GFR डिटरमिन कर सकते हैं। अच्छा, दो चीज़ें, एक तो हमने GFR डिटरमिन करना है, हमने रीनल प्लाज्मा फ्लो डिटरमिन करना है। जो GFR है उसको डिटरमिन करने के लिए हम बेसिकली इनोलिन एक पॉलीसेकेराइड होता है, उसको यूटिलाइज़ करते हैं, और जो हमारे पास रीनल प्लाज्मा फ्लो है उसको डिटरमिन करने के लिए हम यूटिलाइज़ करते हैं पाहा वैसे मैं बोलती हूँ पैरा अमाइनो हिपोरिक एसिड के लिए। पैरा अमाइनो हिपोरिक एसिड इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट जो कि बॉडी में प्रोड्यूस होता है, जैसे क्रिएटिनिन, है ना। और जो ये है इनोलिन, ये हम यूटिलाइज करते हैं फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ GFR बेसिकली हम लोगों ने क्या कहा था कि इसी को हम लोग क्लियरेंस भी बोल रहे हैं, GFR ही क्लियरेंस भी है। तो हम लोग क्लियरेंस से GFR डिटर्मिन करने के लिए इनोलिन को यूटिलाइज कर सकते हैं। क्यों हम इनोलिन को ले रहे हैं? क्योंकि एज अ टोल्ड यू कि इनोलिन वो सब्सटेंस है जो कि ना तो बॉडी में सिक्रीट हो रही है ट्यूब्यूल्स में और ना ही रीअब्जॉर्ब हो रही है। तो एज इट इज़ जितना GFR आएगा उतना ही निकल भी जाएगा। तो अगर आप लोग यूरिन कंसंट्रेशन ऑफ इनोलिन देखो तो उससे आपको तकरीबन एक आइडिया हो जाएगा कि GFR कितना था, है ना। क्योंकि जितना अब्जॉर्ब फिल्टर हुआ उतना ही आपका एक्सक्रीट भी हो रहा है यूरिन में। तो अब देखो कि यहाँ पर हमने GFR लिखा है, मतलब GFR बेसिकली है जितना आपका मतलब कि रीनल ब्लड फ्लो में से जितना आपका फिल्टर आउट होकर अंदर आ रहा है उसे हम बोलते हैं GFR इनटू द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ इनोलिन इज इक्वल टू यूरिन कंसंट्रेशन ऑफ इनोलिन और यूरिन वॉल्यूम। तो अब यहाँ से GFR को आप उल्टा सीधा करके डिटरमिन कर सकते हो। मतलब इसी इक्वेशन में से आप यूरिन वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द प्लाज्मा वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस, उससे आप लोग बेसिकली देख सकते हो कितना आपका GFR है, कितना आपकी क्लियरेंस हुई है। तो ये थोड़े मतलब मैथमेटिकल से टर्म्स है, इसको मतलब समझना इज अ बिट टफ।
अच्छा, फिर हमने कैलकुलेशंस की जीएफआर की फॉर एग्जांपल अगर आपका जो जीएफआर था, जीएफआर क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, कितनी फिल्ट्रेशन हुई वो है तकरीबन नॉर्मली कितना होता है 125 मिलीग्राम पर एमएल होता है, ठीक है। अगर वो 125 मिलीग्राम पर एमएल है, जो प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ इनोलिन है फॉर एग्जांपल अगर हम उसे करते हैं कि तकरीबन 1 मिलीग्राम पर एमएल है, ठीक है। ओके, सो जो आपका जो हमने स्टार्ट में एक इक्वेशन की थी, वो क्या थी, वो थी जीएफआर इनटू प्लाज्मा कंसंट्रेशन दैट सब्सटेंस इक्वल टू यूरिन कंसंट्रेशन दैट सब्सटेंस इनटू द यूरिन वॉल्यूम। तो यूरिन वॉल्यूम हमने कर लिया तकरीबन 1 ml, ठीक है। और जो जस्ट सपोज हमने सपोजिशंस लिए, हमने अभी एग्जैक्टली इसको इतना रखा नहीं है। और जो आपकी थी वो यूरिन कंसंट्रेशन ऑफ दैट सब्सटेंस, वो हमने कितना किया है, यूरिन कंसंट्रेशन दैट सब्सटेंस कितनी गई है यहाँ पर, वो भी हमने 1 ml पर मिनट ही किया है, ठीक है। तो एट दी एंड जो हमने चीज़ों उसको हम पूरे फार्मूला का हम इस वैल्यू में पुट करें, ये देखो यहाँ पे पुट हुई भी हुई है वैल्यू, तो तकरीबन मतलब जीएफआर आएगा इस मतलब यूरिन मतलब इस सब से, यार जस्ट वेट अ मिनट। अच्छा, हम जो अब इस एग्ज़ाम से डिटरमिन कर रहे हैं, हमने जीएफआर या हमने जो है ना वो क्लियरेंस वो डिटरमिन करनी है, और उसका फॉर्मूला क्या था, जीएफआर इनटू प्लाज्मा कंसंट्रेशन इज इक्वल टू यूरिन वॉल्यूम एंड द यूरिन कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस। अब यूरिन कंसंट्रेशन ऑफ दैट सब्सटेंस कितनी है, हमने इसको कर दिया 125 ml पर मिनट, ठीक है। और जो वॉल्यूम है वो है तकरीबन 1 ml पर मिनट, ठीक है। और जो है प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ इनोलिन वो भी तकरीबन 1 मिलीग्राम पर ml ही है। तो जो ओवरऑल जीएफआर आया ना हमारे पास वो आया तकरीबन 125 ml पर मिनट। तो इन दिस वे हम डिफरेंट वैल्यूज पुट करके हम अपना जीएफआर या क्लियरेंस डिटरमिन कर सकते हैं। तो इनोलिन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना तो वो रीअब्जॉर्ब हो रही है ना वो सिक्रीट हो रही है, तो जितना आपका जीएफआर होगा उतना ही वो यूरिन में भी हमें दिखेगी, उतनी कंसंट्रेशन यूरिन में भी होगी। तो उसका बेसिकली जो जीएफआर है वो यूरिन कंसंट्रेशन मतलब जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो इसको यूरिन कंसंट्रेशन के इक्वल है। तो वो 1 वैल्यू आ जाएगी, जो आपका जीएफआर तो चूँकि 125 था, जो जब आपको एट द एंड वैल्यू 125 की मिलेगी तो आपको लगेगा यार कि उसका तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो तो 1 थी, तो 125 कहाँ से है, तो 125 बेसिकली जीएफआर है। तो आप इस तरह से जीएफआर को एस्टिमेट कर सकते हो बाय इनोलिन की क्लियरेंस, ठीक है। तो ये बात ये होगी। अच्छी बात की जाती है कि जस्ट इनोलिन ही नहीं है जिसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, हम क्रिएटिनिन को भी यूटिलाइज़ करते हैं क्योंकि क्रिएटिनिन भी एक ऐसा सब्सटेंस जिसको हम बेसिकली रीअब्जॉर्ब नहीं कर रहे, सिक्रीट नहीं कर रहे, मतलब सिक्रीशन उसकी होती है पर बहुत कम होती है, तो हम उसको उस सिक्रीशन को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो हम इसको भी ले सकते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ जीएफआर। अच्छा, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, PAH पैरा अमाइनो हाइपोरिक एसिड, जिसको हम यूटिलाइज़ करके डिटरमिन करते हैं रीनल प्लाज्मा फ्लो और रीनल ब्लड फ्लो। अगर हमें रीनल ब्लड फ्लो डिटरमिन करना है तो उसमें हम लोग बेस्ट एक जो सब्सटेंस है वो है पैरा अमाइनो हाइपोरिक एसिड, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है जो मसल्स में प्रोड्यूस होता है। उसको हम लोग क्यों यूटिलाइज़ करते हैं, क्योंकि इसकी जो सिक्रीशन है ना वो मतलब जो एक्सक्रीशन है बॉडी से, तो तकरीबन 90% है, जस्ट 10% ऑफ इट बिकम्स रीअब्जॉर्ब्ड, बाकी जो 90% है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। तो अगर हम बेसिकली इसकी एट दी एंड इसकी मतलब एक क्लियरेंस देखें और उसमें उसको हम डिवाइड कर दें बस 0.9, तो हमारे पास एक एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी कि उसका हमारे पास ब्लड फ्लो कितना था। खैर ये कैलकुलेशन है जो मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। अच्छा, पहले इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। यार इस कैलकुलेशन का कुछ ऐसा सीन है बेसिकली कि कहा जाता है कि जो प्लाज्मा में वैल्यू है ना, जो प्लाज्मा में अमाउंट है PAH की, दैट इज़ पैरा अमाइनो हाइपोरिक एसिड, अमाउंट होते है तकरीबन 0.01 मिलीग्राम पर ml, ठीक है। और जो इसकी अमाउंट हमें यूरिन में नज़र आती है होती है तकरीबन 5.85 मिलीग्राम पर ml। ये कैसे हो गया, प्लाज्मा में इतनी कम और यूरिन में इतनी ज़्यादा? वो ऐसे होता है कि इसकी बेसिक सिक्रीशन हो रही होती है इनटू द किडनी ट्यूब्यूल्स, ठीक है। और जो आपको यूरिन वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, तकरीबन हम लोग हर बार की तरह यहाँ पे तकरीबन 1 ml पर मिनट ही लेते हैं यूरिन फ्लो रेट या यूरिन वॉल्यूम, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग तकरीबन इन चीज़ों को आपस में क्या कहते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तकरीबन हम रीनल प्लाज्मा फ्लो डिटरमिन कर सकते हैं। जो हम कैसे करेंगे, पहले तो हमें पता होना चाहिए जीएफआर पता होगा तो ही हम उसको आगे फिर रीनल प्लाज्मा फ्लो में कन्वर्ट कर सकते हैं और चीज़ों को देख सकते हैं ना उस तरह से। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात ये की है कि जो हमारे पास थी प्लाज्मा वो यूरिन में कंसंट्रेशन वो थी 5.85, ठीक है। और यूरिन फ्लो रेट कितना 1 ml पर मिनट। अच्छा, अब अगर हम लोग 5.85 को डिवाइड कर दें विद द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ इनोलिन, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है तकरीबन 585 ml पर मिनट, ठीक है। तो ये होगी उसकी क्लियरेंस, क्योंकि हमने चीज़ों को मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने क्लियरेंस से डिटरमिन करने थे। और हम जो फॉर्मूला था वो हम स्टार्ट वाला यूटिलाइज़ कर रहे हैं अब तक, एक ही फॉर्मूला है, वही जो CS इंटू PS था इज इक्वल टू US इंटू वॉल्यूम, तो उसी फॉर्मूला को हमने यूटिलाइज़ किया और हमने क्लियरेंस देख ली, क्लियरेंस इज इक्वल टू द GFR। तो हमें बेसिकली GFR देखा और GFR कितना है 585 हो, क्योंकि हमने 5.85 को डिवाइड कर दे 0.01, तो आगे वैल्यू कितनी 585 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या पर
ml या पर मिनट बोल दो, अगर हम उसका रेट देखना है तो क्लियरेंस कितने आ गई 585 मिलीग्राम पर मिनट, और ये किसी क्लियरेंस है पैरा अमाइनो हिपोरिक एसिड की। अच्छा, ये बात होगी। सेकंड बात हम लोग यहाँ पे ये कर रहे होते हैं कि ये तो होगी उसकी क्लियरेंस या उसका GFR, ठीक है। हमने बात की कि 90% ऑफ इट गेट्स एक्सक्रीटेड, जबकि 10% रिअब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब कि उसकी परसेंटेज कितनी है 90%। तो अगर हम इसको 585 को डिवाइड करते हैं 0.9 के साथ, तो हमारे पास एक्चुअल GFR आ जाएगा। ये अभी एक्चुअल GFR नहीं है क्योंकि ये 90% है। हम इनोलिन की बात नहीं करें, हम पैरा अमाइनो हिपोरिक एसिड की बात करें जो कि रिअब्जॉर्ब भी हो रहा है। तो ठीक है, तो अगर रिअब्जॉर्ब भी हो रहा है तो हमें उसको 0.9 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि हमारे पास एक्चुअल वैल्यू ऑफ GFR आ जाए। तो हम 585 को जब डिवाइड करते हैं विद 0.9 तो आंसर आता है 650 मिलीग्राम पर मिनट। नाउ दिस 650 मिलीग्राम पर मिनट इज द एक्चुअल क्लियरेंस ऑफ द PAH एंड दिस इज द एक्चुअल GFR, ठीक है। अब GFR हमारे पास आ चुका है। अब एज वी नो कि GFR इज द 20% ऑफ व्हाट रीनल प्लाज्मा फ्लो, है ना, हमने ये बात की थी ना। तो GFR होता है तकरीबन 20% होता है ऑफ द रीनल प्लाज्मा फ्लो। तो हम इसी के रेफरेंस से रीनल प्लाज्मा फ्लो भी डिटरमिन कर सकते हैं। अच्छा, तो फिलहाल हम लोग बात करते हैं GFR की। ओके, तो अच्छा, ब्लड वॉल्यूम में और प्लाज्मा वॉल्यूम में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम में RBCs भी इंक्लूडेड होते हैं, क्योंकि प्लाज्मा वॉल्यूम में जिसका इंक्लूडेड होगा हमारा प्लाज्मा इंक्लूडेड होगा, ठीक है। तो अभी तक हमारे पास जस्ट प्लाज्मा वॉल्यूम आया है, हमारे पास ब्लड वॉल्यूम नहीं आया एग्जैक्ट, हमें चाहिए ब्लड वॉल्यूम, ठीक है। और ब्लड वॉल्यूम के लिए हमें हेमाटोक्रिट को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। हेमाटोक्रिट इज द पैक्ड सेल वॉल्यूम ऑफ द RBCs। तो उसका हमने लास्ट चैप्टर में फॉर्मूला पढ़ा था, दैट वाज प्लाज्मा वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1 माइनस हेमाटोक्रिट। तो प्लाज्मा वॉल्यूम था तकरीबन 650 ml पर मिनट, ठीक है, डिवाइड बाय 1 माइनस हेमाटोक्रिट हमने जूम कर लिया कि कितना है 0.45। तो हमारे पास जो एट द एंड वैल्यू है वो है तकरीबन एक सेकेंड हाँ, तो हम बात ही कर रहे थे कि हमने अगर ब्लड वॉल्यूम डिटरमिन करना है फ्रॉम द प्लाज्मा वॉल्यूम, तो हम बेसिकली प्लाज्मा वॉल्यूम डिवाइड कर देंगे 1 माइनस हेमाटोक्रिट, और हेमाटोक्रिट हमने ज्यूम किया है 0.45 जो कि नॉर्मली 0.40 होता है, पर 0.45 हमने ज्यूम कर लिया है। तो जो फाइनल वैल्यू आगे होगी तकरीबन 1182 कितना है 1182 हाँ ml पर मिनट। तो 1182 ml पर मिनट इज़ द एक्चुअल ब्लड वॉल्यूम जो कि रीच कर रहा है टू द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज और वहाँ से वो फिल्टर आउट होगा। अच्छा, मैं ये बात करती हूँ ना कि GFR और प्लाज्मा फ्लो का थोड़ा कंट्रडिक्शन आता है, तो बेसिकली यहाँ पर हम बात ना GFR की नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्लियरेंस की बात कर रहे हैं। क्लियरेंस इज एक्चुअली रिलेटेड टू द प्लाज्मा वॉल्यूम जो कि रीच कर रहा होता है टू द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। तो हमने यहाँ पे GFR को मेंशन नहीं करना, हमने सिंपल क्लियरेंस को मेंशन करना। क्लियरेंस एक्चुअली द रीनल प्लाज्मा फ्लो जो कि हमने एक्चुअल वैल्यू से निकाली थी 585 मिलीग्राम, है ना, पर ml, ठीक है। उसके बाद फिर हमने उसको जब डिवाइड किया था 0.9 तो उसकी वैल्यू कितनी बन गई थी 650 मिलीग्राम पर मिनट, है ना। और फिर हमने उसको जब कन्वर्ट किया था इनटू, अगर हम उसको बनाना चाहते थे कि हम उसको प्लाज्मा फ्लो से कन्वर्ट करें इनटू ब्लड वॉल्यूम, तो उसको हमने फिर इसी तरह से प्लाज्मा वॉल्यूम डिवाइड बाय 1 माइनस हेमाटोक्रिट से 1182 ml पर मिनट, दिस इज़ द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा जो कि आता है टुवर्ड्स द कैपिलरी। तो हमने रीनल प्लाज्मा फ्लो भी डिटरमिन कर लिया और रीनल ब्लड वॉल्यूम भी डिटरमिन कर लिया। रीनल प्लाज्मा फ्लो कितना था, वो था तकरीबन 650 ml पर मिनट, और जो रीनल ब्लड फ्लो है वो है तकरीबन 1182 ml पर मिनट। और यही तो थी वैल्यू, रिमेंबर ना कि 5 लीटर्स में से 20% किडनी के पास आ रहा था जो था तकरीबन 1100। वो 1100 तब होगा जब आपका हेमाटोक्रिट होगा 0.40, लेकिन दिस केस हेमाटोक्रिट कितना है 0.45। तो आपका जो रीनल ब्लड फ्लो होगा वो यहाँ तकरीबन ज़्यादा होकर 1182 ml पर मिनट हो जाएगा। अच्छा, फिर बात की जाती है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन की, जो कि फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन यही होती है ना कि रीनल प्लाज्मा फ्लो में से GFR कितना हो, मतलब फिल्ट्रेशन कितने की हो रही है, तो तकरीबन 20% होती है। तो अब अगर GFR को ऊपर रखो, रीनल प्लाज्मा फ्लो को नीचे रखो, तो ये डिवाइड कर दो आपस में, तो आपका फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन हो जाएगी कि आउट ऑफ रीनल प्लाज्मा फ्लो हाउ मच ऑफ इट हैज़ बिन फिल्टर इन द फॉर्म ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो वैल्यू होती है 0.19 या 0.20 भी कह सकते हो, तकरीबन 20% ऑफ इट हैज़ बिन फिल्टर्ड, ये नॉर्मल वैल्यू होती है। फिर बाकी जाती है कि आप क्लियरेंसेस के सिक्रीशन या एब्जॉर्प्शन कैसे डिटरमिन कर सकते हो, या किसी भी सब्सटेंस का अगर क्लियरेंस उसके जैसे कह सकते हैं कि प्लाज्मा वॉल्यूम से ज़्यादा आई है, मतलब कि आप इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ आपको एक एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल जो यूरिन फ्लो रेट है हम उससे हमेशा 1 ml पर मिनट ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। और एक प्लाज्मा कंसंट्रेशन सोडियम आयन देख लो वो कितनी होती है, करीब 140 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है, या 140 माइक्रो इक्विवेलेंट पर ml हम से कर सकते हैं, यूनिट चेंज कर दिया हमने उसके। और जो हमारे पास उसकी एक्सक्रीशन होती है ना यूरिन होते हैं तकरीबन 70 माइक्रो इक्विवेलेंट पर ml, ठीक है। अच्छा, लेकिन हम साथ में ये बात भी कर रहे हैं कि जो GFR है, अब GFR को हमने तकरीबन 125 जगह 100 ml अगर ले लें, फॉर एग्जांपल जस्ट एग्जाम्पल अज्यूम किया हमने, तो GFR इनटू प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम कितना हो गया 100 इंटू 140 इज इक्वल टू 14,000 माइक्रो इक्विवेलेंट पर ml, ठीक है। जबकि जो उसका यूनिट कंसंट्रेशन थी वो कितनी थी, वो थी तकरीबन 70, क्योंकि 1 ml उसका फ्लो हो गया और 70 हो गया उसका कंसंट्रेशन। तो 70 तो 14,000 माइनस 70 इज इक्वल टू 13,000
930, ठीक है। सो इतनी सब्सटेंस थी जो रीअब्जॉर्ब हो गई है। तो इन दिस वे आप क्लियरेंस के फॉर्मूला से रीअब्जॉर्प्शन या सिक्रीशन को डिटरमिन कर सकते हो, क्योंकि अगर आपकी जो सिक्रीशन थी, जब यूरेनियम का वॉल्यूम था, जो यूरेनियम की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द क्लियरेंस, तो फिर हम ये कहते हैं कि उसमें सब्सटेंस ऐड हुई है, मतलब सिक्रीशन हुई है। लेकिन दिस केस कहाँ पे 70 और कहाँ पे 14,000, तो डेफिनेटली यू कैन सी बाय द डिफरेंस कि 13,930 मिली इक्विवेलेंट पर माइक्रो इक्विवेलेंट पर ml अमाउंट ऑफ सोडियम आयंस जो है वो रीअब्जॉर्ब हुए हैं। कहाँ पर? एट डिफरेंट लेवल में, पता है। हम अभी एब्जॉर्प्शन देख के आ चुके हैं, बहुत अच्छे से देख के आ चुके हैं, दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है उसको, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन से कि इसी के हम किस तरह से क्लियरेंस के फॉर्मूला से सिक्रीशन और जिसे कह सकते हैं कि रीअब्जॉर्प्शन को डिटरमिन भी कर सकते हैं, और उसकी एग्जैक्ट वैल्यूज़ डिटरमिन कर सकते हैं, नॉट जस्ट मतलब हो रही है ये भी पता है और साथ उसके एग्जैक्ट वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। इसके अलावा हम लोग क्लियरेंसेस की कंपैरिजन करते हैं कि एज यू नो कि एक जो स्टैंडर्ड वैल्यू है हमेशा हम देख रखते हैं इनोलिन हो, क्योंकि उसके ना तो एब्जॉर्प्शन हो रही है ना उसकी हो रही है सिक्रीशन। तो अगर आप क्लियरेंस ऑफ इनोलिन को रखो और उसके रेफरेंस से उसका वैल्यू रख दो आप 1, ठीक है। मतलब अगर 1 से ऊपर होगा तो मतलब क्लियरेंस ज़्यादा है, मतलब कि क्या हो रही है, सिक्रीशन हो रही है। अगर 1 से कम वैल्यू है लाइक 0.9 0.5 है, इट मीन्स कि रीअब्जॉर्प्शन हो रही है ना। तो ग्लूकोज के केस में हमेशा वैल्यू होती है 0, क्योंकि ग्लूकोज बिल्कुल भी उसकी क्लियरेंस 0 होती है, क्योंकि वो बिल्कुल भी क्लियर हो ही नहीं रहा प्लाज्मा से। उसका मैक्सिमम हम रीअब्जॉर्ब करा के प्लाज्मा में रिटर्न बैक तो करें, लेकिन उसको क्लियर नहीं कर रहे हैं प्लाज्मा से, तो उसकी हमेशा वैल्यू 0 होगी। सोडियम आयंस की 0.9 है, क्योंकि वो रीअब्जॉर्ब हो रहा है। और यू कैन सी के क्रिएटिनिन की 140, मतलब क्रिएटिनिन सारे की सारे निकल रही, क्लियर हो रही है बॉडी से, यूरिया की भी ज़्यादा होगी। तो इन दिस वे यू कैन सी कि हम इसको ऐसे स्टैंडर्ड रख के तो चीज़ों को देख सकते हैं। सो देखो यार, ख़त्म हो गया चैप्टर। तो ये क्लियरेंस थोड़ी सी मतलब टफ सा टॉपिक है, लेकिन आप लोग इसको समझ के करोगे ना, मतलब बुक से रीड करोगे तो मतलब बहुत आराम से समझ आ जाएगा। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे। तो अब 29 चैप्टर देखेंगे इसके बाद, वो इसके कंपैरिजन में छोटा है, वो भी इतना छोटा नहीं लेकिन इसके कंपैरिजन में छोटा है। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। सो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।